कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन में हमारा जो मुख्य कार्यक्रम रहेगा, राष्ट्रीय बीज निगम और केंद्रीय फार्म राज्य निगम किसानों की सेवा में क्या कुछ काम कर रहा है, उस पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नए अनुसंधान हुए हैं, क्या कुछ नई जानकारी है, आइए जानकारी लेते हैं खबरें खेती में। निर्यात मांग सुधरने से बासमती चावल में तेजी के आसार। 3 साल में 10% बढ़ जाएगी सिंचित कृषि भूमि। यूक्रेन के तनाव का गेहूं निर्यातकों को लाभ मिलने की संभावना। और देश भर में आवक बढ़ने से सरसों में गिरावट। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। भारतीय बासमती की मांग विश्व भर में बनी हुई है और निर्यात मांग सुधरने से अगले महीने बासमती चावल में तेजी के आसार बने हुए हैं। खाड़ी देशों में बासमती चावल की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की मजबूती से मार्च-अप्रैल में बासमती चावल की विदेशी मांग कम रही है, लेकिन खाड़ी देशों की मांग बढ़ने से मई में बासमती चावल के निर्यात सौदों में तेजी आने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2013-14 के पहले 11 महीनों यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का निर्यात मूल्य के हिसाब से 57.12% बढ़कर 26,519.39 करोड़ रुपए का हुआ है। मात्रा के हिसाब से अप्रैल से जनवरी के दौरान बासमती चावल के निर्यात सौदों में 13.5% की बढ़ोतरी होकर कुल निर्यात 30.88 लाख टन का हुआ है। ईरान और इराक की मांग कम होने के साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती से मार्च-अप्रैल में बासमती चावल के निर्यात सौदे कम हुए हैं, लेकिन विश्व बाजार में दाम सुधरने से मई में फिर से मांग बढ़ने की संभावना है। देश की अभी भी सिर्फ 40% भूमि ही सिंचित है, जिस कारण किसान आज भी मानसून के जुए पर निर्भर है। लेकिन अगले 3 वर्ष में सिंचित भूमि में 10% का इजाफा होगा। सरकार ने अगले 3 वर्षों के दौरान सिंचित कृषि योग्य भूमि में 10% इजाफा करने की योजना बनाई है। इससे खाद्यान्न का उत्पादन भी इसी अनुपात में बढ़ने की संभावना बनेगी। भारत चावल और गेहूं के उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर का उत्पादक देश है। सिंचित कृषि भूमि का विस्तार होने से देश की वार्षिक मानसून पर निर्भरता कम हो। आज भी देश की करीब 60% खेतीहर भूमि मानसूनी बारिश पर ही निर्भर है। मानसून पर निर्भर क्षेत्रों के मुकाबले सिंचित भूमि में पैदावार करीब 2 से 2.5 गुना अधिक होती है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वर्ष 2017 तक सिंचित भूमि 10% तक बढ़ जाएगी। इससे देश में कुल सिंचित भूमि करीब 50% हो जाएगी। वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से करीब 14 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। इससे उत्पादन तो बढ़ेगा ही, साथ ही किसानों के नुकसान में कमी आएगी और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं की कीमतों में तेजी आने लगी है और इस परिस्थिति का लाभ भारतीय गेहूं निर्यातकों को मिल सकता है। यूक्रेन में तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजार में गेहूं की आपूर्ति बाधित होने की आशंका से अमेरिकी गेहूं करीब 2% उछल गया। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं निर्यातकों में शुमार होता है। तनाव फैलने से वहां के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इस पूरे माहौल में भारतीय गेहूं निर्यातकों को अच्छे सौदों की उम्मीद है और भारतीय बाजारों में गेहूं के भाव अच्छे मिल रहे हैं। देश भर की सरसों उत्पादक राज्यों की मंडियों में सरसों की आवक बढ़ने से सरसों के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन दामों में कुछ समय में स्थिरता आने की संभावना है। देश भर में सरसों की आवक बढ़कर 6.5 लाख बोरी प्रतिदिन होने का अनुमान है। राजस्थान की मंडियों में इन दिनों करीब 4 लाख बोरी सरसों की आवक हो रही है। इसके चलते पिछले 2 सप्ताह के दौरान सरसों के भावों में 2% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि सरसों में अब बड़ी गिरावट आने की संभावना कम है। अभी सबसे अधिक आवक राजस्थान की मंडियों में हो रही है, लेकिन सभी मंडियों में पिछले 3 सप्ताह के दौरान आवक में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे दामों में कमी आई है। पिछले वर्ष देश में 67 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, जबकि मौजूदा सीजन में सरसों उत्पादन 74.40 लाख टन होने का अनुमान है। हालांकि बारिश तथा ओलों से फसल को नुकसान होने के कारण अनुमान थोड़ा कम बैठने की आशंका है, लेकिन फिर भी कुल उत्पादन बीते वर्ष की तुलना में अधिक रहने की उम्मीद है।
खेती किसानी लगभग पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे, इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार गृह की अच्छी तरह सफाई करें तथा अनाज को अच्छी तरह सुखा लें। भंडार गृह की छत, दीवारों और फर्श पर 1 भाग मेलाथियन 50 EC को 100 भाग पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। मक्का आंध्र प्रदेश के गोपालावरम में न्यूनतम मूल्य 1250 से अधिकतम मूल्य 1310 रुपये प्रति क्विंटल, गुजरात के देहगम में 1150 से 1425 रुपये, राजस्थान के कोटा में 1301 से 1301 रुपये और तमिलनाडु के कोविलपट्टी में 1200 से 1320 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1300 से 1325 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों तेल जम्मू और कश्मीर की जम्मू मंडी में न्यूनतम मूल्य 9300 से अधिकतम मूल्य 9400 रुपये प्रति क्विंटल, झारखंड के सरायकेला में 8500 से 8800 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज में 7455 से 7455 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों हरियाणा के अतेली में न्यूनतम मूल्य 2700 से अधिकतम मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब के खन्ना में 2800 से 2980 रुपये और वहीं पश्चिमी बंगाल के खतरा में 3350 से 3450 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला हरियाणा के झज्जर में न्यूनतम मूल्य 1580 से अधिकतम मूल्य 1600 रुपये प्रति क्विंटल, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 1500 से 2500 रुपये, केरल के कोट्टयम में 3000 से 3500 रुपये, वहीं त्रिपुरा के मेलाघर में 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अंगूर हरियाणा के बरवाला में न्यूनतम मूल्य 2800 से अधिकतम मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में 6000 से 9000 रुपये और वहीं केरल के मुक्कम में 1500 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। टमाटर पश्चिम बंगाल के तूफानगंज में न्यूनतम मूल्य 800 से अधिकतम मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तराखंड के ऋषिकेश में 750 से 950 रुपये और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्याज झारखंड के सरायकेला में न्यूनतम मूल्य 1300 से अधिकतम मूल्य 1500 रुपये प्रति क्विंटल, केरल के हरिपद में 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू गुजरात के राजकोट में न्यूनतम मूल्य 1200 से अधिकतम मूल्य 1400 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं ओडिशा के बारगढ़ में 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। काली मिर्च केरल के कोथामंगलम में न्यूनतम मूल्य 59,000 से अधिकतम मूल्य 61,000 रुपये प्रति क्विंटल, हल्दी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 5,959 से 6,719 रुपये प्रति क्विंटल और वहीं आंध्र प्रदेश के पडेरू में 6,000 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। लहसुन हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम मूल्य 1,000 से अधिकतम मूल्य 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब के सरहिंद में 2,000 से 3,000 रुपये और वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में 3,100 से 3,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, राष्ट्रीय बीज निगम और केंद्रीय फार्म राज्य निगम दोनों ही किसानों के लिए काम करते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम बीज वितरण का काम करता है और केंद्रीय फार्म राज्य निगम बीज उत्पादन करता है। अब ये दोनों संस्था एक साथ हो गई, यानी कि आपस में विलय हो गया है। किस तरह किसानों की सेवा में काम कर रही है, आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं केंद्रीय फार्म राज्य निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री VK गौड़ से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सांगवान जी। आज हम आपको बताएंगे कि NSC और स्टेट फार्म कॉरपोरेशन किसानों की सेवा में किस प्रकार से उत्तम और बढ़िया शुद्ध बीज तैयार करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। शायद सभी को पता होगा कि बीज जो जाता है किसान के पास उसको प्रमाणित या सर्टिफाइड कहते हैं। उससे पहले जितना काम है वो इन संस्थाओं का है बीज तैयार करना। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं NSC के CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब से। आप हैं श्री विनोद कुमार गौड़। आइए पूरा ब्यौरा इनसे ही ले लें कि ये बीज किस किस यात्रा को और कैसे कैसे तय करता है। जैसे आपने कहा, हम ये दो संस्थाएं हैं जी, राष्ट्रीय बीज निगम है और स्टेट फार्म कॉरपोरेशन है। दोनों संस्थाएं हैं बीज के उत्पादन में लगी हुई हैं। जो राष्ट्रीय बीज निगम है जी, हम यहाँ पे जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। अच्छा। जो हमारा स्टेट फार्म कॉरपोरेशन है, इसके हमारे 5 फार्म हैं। इन फार्मों जैसे हमारे पास 3 फार्म तो गंगानगर ज़िले में है राजस्थान के, अच्छा, और एक फार्म हमारे पास हिसार में है जी, जो हरियाणा में है, और एक फार्म हमारे पास रायचूर है कर्नाटका में है। जी। और अभी अभी हमने एक फार्म नलहाटी में वेस्ट बंगाल में शुरू किया है। लगभग हमारे पास 22,000 हेक्टेयर ज़मीन है। अच्छा जी। इन सारे फार्मों में। अब इन फार्मों में हम लगभग पहले तो 3 तरह के बीज बनाते हैं। एक तो हो गया जो प्रजनक बीज जिनको ब्रीडर सीड बोलते हैं जी, फिर आधारीय बीज फाउंडेशन हुआ, और प्रमाणित बीज जो हम किसानों को पहुंचाते हैं उसको सर्टिफाइड सीड बोलते हैं जी। तो लगभग हम इन फार्मों में लगभग 40 तरह की फसलें हैं हमारी, और लगभग 350 प्रजातियां हैं। इनका हम यहाँ उत्पादन इन फार्मों में करते हैं। अगर इनकी वर्गीकरण करें तो खाद्यान्न कौन कौन से हैं मोटे? हाँ। और दलहन तिलहन इनमें भी हैं या सारा मतलब नर्सरी तैयार करते हैं फलदार पौधों की, या ऐसी चीज़ें भी करते हैं? हाँ, हमारे पास सब तरह का वहाँ पे प्रबंध है। मिर्च मसाले भी? मिर्च मसाले अभी हमने हल्दी शुरू किया है। अच्छा। पर जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं, जैसे अब खरीफ सीजन की है तो हमारे पास धान है, ज्वार बाजरा है, आपका मक्का है, ये तो आपके खाद्यान्न में आई। दालों में जो आपके हैं वो हमारे पास मूंग है, उड़द है, ग्वार कर रहे हैं हम लोग। और ना ये तिलहन में सोयाबीन आ गया, और आपका मूंगफली आया, और सूरजमुखी है, सिसमम है। इस तरह की फसलें हमारे इसमें आती हैं खरीफ की। इसके साथ साथ हम लोग पशुओं के चारे वाली फसलें, तो कुछ प्रजातियां ज्वार की हैं, मक्के की हैं, ये भी हम लोग बना रहे हैं। बरसीम है, वो रबी में बनाते हैं। बरसीम लूसण हम किट आपके इस्तेमाल किए हैं? हाँ, तो ये आता रहता है। इसके बाद हम सब्जियों के भी बीज बनाते हैं। ठीक। जब ये जो बीज फार्मों पे बन रहा है, इस बीज को हम जो हमारा आधारीय बीज बनता है, ज़्यादातर फार्मों पे हम जो ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड है यही बना रहे हैं। और ये जो फाउंडेशन सीड जब बनता है तो इसको हम अपने किसान भाइयों तक ले जाते हैं, और किसान भाइयों के खेत में जो जिनको हम अपने ग्रोवर बोलते हैं, इन ग्रोवर के द्वारा हम प्रमाणित बीज बनाते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये प्रमाणित बीज इसी तरह से हम रबी की फसलें जैसे कि अभी आ रही हैं, इनका भी बीज उत्पादन करते हैं। तो रबी में जैसे धान्य वाली जो फसलें हैं उनमें जैसे आपका तो गेहूँ, जौ, ये हम इसमें कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आपने कहा चना है और मसूर, लेंटिल की फसल है, ये हम ले रहे हैं। और जो तिलहनी फसल है तो उसमें हमारा मूंगफली और सरसों, ये मुख्य फसलें हम लोग ले रहे हैं। और सूरजमुखी भी हम थोड़ा बहुत अपने रायचूर फार्म में ले रहे हैं। तो ये आपके रबी की फसलें आ जाती हैं। और इसके अलावा जो जैसे मैंने कहा कि हम सब्जी में
गाजर के और मूली के बीज बनाते हैं, मटर बना रहे हैं। तो ये बीज भी हम अपने फार्मों पे बना रहे हैं और एनएससीबी के द्वारा भी अपना बनाया जा रहा है। गौर साहब, जब इतना बड़ा काम है और इतनी किस्म के बीज हैं, तिलहन, खाद्यान्न सब कुछ आ जाता है, हाँ। तो इसका अंदाज़ा कैसे लगता है? आप क्या प्रांतों को पूछते हैं आपकी कितनी मांग है, या आप अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि भाई इस प्रांत में ये चाहिएगा, इसमें ये चाहिएगा और इतना बीज तैयार करना पड़ेगा? हाँ, हर फसल की एक वर्कशॉप होती है जी। तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको हम इन वर्कशॉप में भेजते हैं, कार्यशालाओं में, बैठक में जी। तो वहाँ ये होता है कि भाई नई नई वैरायटी कौन सी रिलीज हो रही हैं और वो किस क्षेत्र के लिए रिलीज हो रही हैं और तो कौन देगा। हाँ, वही जो वर्कशॉप में सारे वैज्ञानिक होते हैं, ब्रीडर आते हैं जी, जी। तो वहाँ पे हम लोग इनसे भेंट करके एक तो हम अपना चयन करते हैं, फिर हम ये असेस करते हैं कि भाई इस स्टेट में कितनी सीड की रिक्वायरमेंट है, जो पिछले सालों का, प्लस उसमें हम 5% 10% ग्रोथ उसका बढ़ोतरी दिखा के स्टेट वाइज हम असेस कर लेते हैं कि भाई कितना यहाँ बीज लगेगा, तो उसमें हमारा क्या अनुदान होगा। स्टेट में भी आपके दफ्तर हैं छोटे? हाँ, हमारा आप लगभग हमारे 10 पूरे देश में 10 रीजनल ऑफिस हैं जो कि 1 या 2 स्टेट को देखते हैं और उन रीजनल ऑफिस के नीचे जो है एरिया ऑफिस हैं, उनको प्रक्षेत्र कार्यालय बोलते हैं। लगभग 72 हमारे वो कार्यालय हैं और उसके अलावा हमारे पास 43 जहाँ से हम बिक्री केंद्र हैं हमारे अपने, जहाँ से हम बीज तो इन सब से हम जानकारी लेते हैं कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में क्या होने वाला है, क्या बिकेगा, कैसा मांग आएगी या है अभी, और उसको हम असेस करके ये तो हम पुरानी वैरायटियों का अपना असेसमेंट ले लेते हैं और जो ये कार्यशालाएं होते हैं इससे हम नई वैरायटियों का देखते हैं कि कौन सी अच्छी वैरायटी है, इसका हम मिश्रण बना के अपना हम प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाते हैं। अब जैसे मई जून में समझो तैयारी पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि तब तो खरीफ की, हाँ, खरीफ की हमारी जितनी भी सामग्री है, बीज है, वो पहुंच पाएगा। हाँ। तो इसके लिए क्या प्रणाली, आप किसके साथ स्टेट में अपना तालमेल बिठाते हैं कि हम आपके लिए बीज वहाँ भेज देंगे, या अपने जो रीजनल सेंटर हैं उनमें देते हैं? अब आप कह रहे हैं तो हमने खरीफ का जो बीज लिया उसका हमने पहले हम रॉ सीड का भंडारण करते हैं अपने फार्मों पे या रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा, जो हम किसानों से लेते हैं वो हम उनसे सीड ले लेते हैं। फसल कटने के 1-2 महीने बाद वो सुखा दिया उन्होंने, जो हमारे भी जितने भी ग्रोअर हैं, उसके बाद उस सीड का हम ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करते हैं। जब ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग हो जाती है फिर उसका सैंपल हम लेते हैं और वो जो नमूना है वो जो राज्य स्तर पे जो सीड टेस्टिंग लैब है वहाँ जाता है, पास होता है एक किस्म का, पहले उनके पास सर्टिफाई करते हैं, उनके पास भेजते हैं जी। उसके साथ साथ जो है हम उन्हीं के रिजल्ट पे नहीं रहते हैं, हम उस नमूने का एक हिस्सा तो हमने स्टेट गवर्नमेंट की प्रमाणीकरण संस्था है उनकी जो प्रयोगशालाएं वहाँ दिया और दूसरा सैंपल हम अपनी प्रयोगशालाओं में भेजते हैं। हमारे भी 4-5 जगहों पे प्रयोगशालाएं हैं ताकि बीज जो है दोनों जगह से यदि पास होता है तो उसकी गुणवत्ता यदि दोनों जगह ठीक है तो इसका मतलब पक्का बढ़िया बीज है। और गुणवत्ता में क्या किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? गुणवत्ता में तो हम जैसे कि उसका जर्मिनेशन ठीक ठाक होना चाहिए, बीज कटा फटा भी नहीं हो, हाँ, और रोगी नहीं हो, बीज में विगर कैसी है, दमदार पौधा निकलेगा या कैसा निकलेगा वो देखते हैं। उसके साथ साथ उसमें कोई रोग ना लगा हो, उसके साथ साथ कुछ दूसरी वैरायटी का बीज तो नहीं है, कोई कंकड़ पत्थर या अदर तरह के उसमें जो है गंदगी तो नहीं मिली है। इन सब बातों कई पैरामीटर हैं उसमें, 8-10 पैरामीटर होते हैं, उनको उन पे उसको खरा उतरना होता है। अपने बीज की थैली देखेंगे आप तो बीज की थैली पे एक तो थैली पे ही प्रिंट लगा हुआ है, उसका कौन सा लॉट नंबर है, कब पैदा हुआ, कब तक उसकी एक्सपायरी है, कितने दिन तक ये बीज मतलब बोने लायक। दवाइयों की तरह एक्सपायरी भी लिखते हैं? हाँ, पूरी एक्सपायरी लिखते हैं, लगभग 8-9 महीने है। अब जब आप उसके ऊपर जब सिलाई पे देखेंगे तो आप उस पर 2 टैग लगे होते हैं, उसमें उसकी क्या जो गुणवत्ता है आप यदि देखेंगे तो उसमें साफ लिखा होगा इसमें इतना % ये है। 8-9 पॉइंट जो मैंने आपसे कहा कि जो जिस पे बीज को खरा उतरना है वो सारे उस टैग हम ऊपर से सिलते हैं उसको, और प्रमाणीकरण संस्था का भी उस पर मुहर लगी होती है। और उस जब ये हो जाता है तब वो पैक अपना अलग हो जाता है। अभी हमने जो अभी शुरू किया है आप यदि उसके देखें तो मैंने उसके अंदर भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई इसमें आप उसमें कुछ ऐसा लिख के रखो पर्चा कि जो किसान को सारी चीज़ उसमें जानकारी हो। तो अब वो पर्चा हमने बैग के अंदर डालना शुरू कर दिया है। जब वो हमारा बीज का बोरा देखेगा और खोलेगा तो उसमें एक पर्चा लिखा होगा, उसमें होगा भाई इसमें कैसा खेत होना चाहिए,
उसमें कब कब सिंचाई होनी चाहिए, मतलब बीज से लेके और बीज बनने तक क्या क्या काम करना है, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। और उसमें मान लो कर्नाटका जाना है बीज, कन्नड़ में लिखा होगा कि हिंदी में? 3 भाषाओं में रखा है हमने। अच्छा, हिंदी, अंग्रेजी और वहाँ की लोकल जो इस स्टेट की है। मतलब हर किसान भी समझ सकता है। हाँ, और मतलब जिस राज्य के लिए वो वैरायटी रिकमेंडेड है, उस राज्य का हमने वहाँ पे उसका लिटरेचर डाला है उस लैंग्वेज में। और उसको हमने जैसे तीन भाषाएं तो 3 फोल्डर बना रखे हैं। अच्छा। हिंदी, अंग्रेजी और जो लोकल भाषा है। ये तो अच्छा तो है। अब किसान को जैसे वो हमारा बोरा खोलेगा, उसको बीज के बारे में लिखा है कि इस बीज की कब बुआई होनी है, कैसी मिट्टी की तैयारी करनी है, कब आपको सिंचाई करनी है, कब इसकी वीडिंग करनी है, इसमें यदि कोई कीड़ा लगेगा तो कब कब उसकी क्या क्या दवाई होगी, कौन कौन से कीड़े लगने की संभावना होती है, और उसमें आखिर में ये दिया है कि भाई इसकी कितनी पैदावार आएगी यदि आपने ये सारे काम किए तो। अच्छा, कीड़ों का जिक्र आपने किया, इसमें कोई प्रमाणित बीज जैसे है उसको भी शोधित करके आप दवाई वगैरह? हाँ, उसमें नहीं अभी या किसान मिलाए खुद? नहीं, हमने क्या कर रखा है कि सीड का ट्रीटमेंट वाले जितने भी दवाई है वो हम एक पाउच में उसमें रखते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि ये चीज़ है और किसान भाई इसको बोने से पहले मिलाएं। ठीक, तो वो अब उसमें हम वो पाउच भी हमारा उसके अंदर पड़ा रहता है। मैं कहने का मतलब ये था कि किसान भी आजकल पढ़ा लिखा तो होगा नहीं, बच्चे तो पढ़े हुए हैं, अगर वो नहीं पढ़ा था तो जाकर देख ले और जैसे लिखा हो उसमें वो कर ले। हाँ, दिक्कत नहीं होगी ना? उसको नहीं, पूरा लिखा हुआ है हमने कि कैसे बीज को तुमने मिक्स करना है इसके साथ, ये सब वार्ता उसमें रखी हुई है। तो आपका जो बिक्री करने का है या बिक्री केंद्र हैं वो कहाँ या किसान को नज़दीक से नज़दीक कहाँ उपलब्ध हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में हैं या तालुका में हैं, क्या इंतज़ाम है इसका? जो हमारे विक्रेता हैं, उसके अलावा जो राज्य के जो कृषि केंद्र हैं, इनके जो एग्रीकल्चर के जो सेंटर होते हैं, वहाँ पे भी हमारे बीजों मिलेंगे आपको, वहाँ भी हम देते हैं। तो हम भारत सरकार के कई स्कीम के द्वारा किसानों तक बीज पहुँचा रहे हैं, अपने वितरकों के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, अपने सेल पॉइंट के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, और राज्य सरकारों के जो भी एग्रीकल्चर के डिपो हैं उनके माध्यम से भी बीजों का वितरण कर रहे हैं। तो लगभग जो ये राज्य सरकारों के ये डिपो हैं ये तो हर मंडी लेवल पे हैं, तो मंडी लेवल पे वहाँ से चला जाता है। जो हमारे वितरक हैं वो जिले और तालुका लेवल पे दे देते हैं, और कई जगह मेलों में भी आपके लगते हैं। हाँ, और मेले में स्टॉल लगते हैं, जितने भी कृषि मेले लगाते हैं कृषि विश्वविद्यालय या भारत सरकार की और कोई संस्थाएं, तो हम वहाँ भी जाते हैं, और वो जनरली हर सीजन में एक बार होती है। तो रबी और खरीफ की फसलों के बीज हम वहाँ पे भी उपलब्ध करा देते हैं। गौर साहब, जो आपने जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। मोटे तौर पे बीज ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है और सर्टिफाइड सीड इनके मार्फत आप तक पहुंचता है और किसान उसे बोता है। एक बात मैं बता दूं आपको कि सर्टिफाइड सीड भी आप जब बोएंगे तो 5 साल में आपका देसी बन जाएगा, तो 3-4 साल आप ज़रूर बदल लेना, और अपनी शुद्धता का ख्याल आपको करना पड़ेगा। और ये बात अलग है कि इतना बढ़िया बीज जो इन संस्थाओं के मार्फत, जैसे गौर साहब ने बताया, और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप तलाश में रहिए कि कब कौन सा बीज आपको चाहिए और कहाँ मिलेगा, किस समय में, समय पर ले लेना। आखिर में भाग दौड़ करने से ना पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और कभी कभी मिलता भी नहीं, ख़त्म भी हो जाता भी। तो ये कुछ बातें थी जो इनका ख्याल रखेंगे तो शायद इनकी जो सर्विस है उसका पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर।
किसान भाइयों, आपसे विदा लेने से पहले बता दें, कल हमारे कार्यक्रम में खबरें खेती, मौसम, मंडी भाव तो रहेंगे, लेकिन जो विशेष कार्यक्रम रहेगा, जो आपकी चिट्ठी हमें मिलती हैं, आपके पत्र हमारे पास आते हैं और जो भी आपकी समस्या होती हैं, हमारे विशेषज्ञ उसका निदान कर दें। आप तैयार रहें, देखें हमारा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता। सब भाई बहनों को नमस्कार।